जब बारिश होता है तो आसमान में बहुत सारे वर्षा की बूंद लटका हुआ होता है, कोई छोटा बूंद, कोई बड़ा बूंद, फिर छोटा बूंद, बड़ा बूंद, मतलब असंख्य बूंद क्या होता है, लटके रहता है। लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वर्षा की जो बूंद है वह प्रकाश की किरण को अपवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? अपवर्तन करता है। और अपवर्तन करके जो प्रकाश है उसके 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। और हम लोग को क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बनता है। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या टॉपिक है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी हम लोग सूर्य का जो प्रकाश को देखते हैं तो इसे नॉर्मली क्या कैसा दिखता है? सफेद दिखता है, श्वेत दिखता है। लेकिन जब इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गया? जब प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश जो है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और एक रंगीन पट्टी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक रंगीन पट्टी तैयार करता है। इस रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हिंदी में इसको बोलेंगे वर्णपट। क्या बोलेंगे? वर्णपट। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है इसका खोज किसने किया और कब किया? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो अध्ययन किया सबसे पहले न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजक न्यूटन। इन्होंने 1666 में एक प्रिज्म लिया। क्या लिया? एक प्रिज्म लिया और उससे पहले एक ऐसा गत्ता लिया, उसमें एक छेद किया, मात्र एक किरण उसमें प्रवेश करे, ज़्यादा किरण प्रवेश ना करे। एक किरण को इस प्रकार प्रिज्म को व्यवस्थित करके बताया कि प्रिज्म का जो परावर्तक सतह है वह इस किरण से टकराए। अरे बस समझ में। और प्रिज्म के बाहर एक सफ़ेद कलर का कागज रख दिया, एक व्हाइट कलर का कागज या पट्टी रख दिया। उन्होंने देखा जब प्रकाश प्रिज्म के सतह पर पड़ता है, परावर्तक सतह पर पड़ता है, तो यह अपवर्तन होकर अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और जो इधर कागज का पट्टी रखा था उस पर 7 कलर जो है दिखने लगता है। अरे बस समझ में। यह जो खोज कब किया था? 1666 में। और न्यूटन का एक पुस्तक का नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। तो इन्होंने अपना किताब में इस अध्ययन को दिया, यानी छापा। हर बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण से प्रकाश जो है 7 रंगों में बटा है वह कौन कौन सा रंग में प्रकाश जो है विभाजित हुआ है। तो सबसे पहला क्या है? बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन कौन सा रंग है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक लिखे हैं, बैजा निह पिनाला। क्या लिखे हैं? बैजा निह पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अब इसी को अगर जो हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। भी से वायलेट मतलब बैगनी, आई से इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और वाई से येलो, येलो मतलब पीला, और ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर फॉर रेड, रेड से लाल। अरे बात समझ में। अब इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि कौन सा प्रकाश की जो रंग है, वर्ण है, वह सबसे कम विचलित होता है या सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलन होता है और सबसे कम कौन होता है? लाल। इसलिए देखो हम एक चित्र बनाए हैं कि यहाँ पतला है लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो गया है? चौड़ा। मतलब लाल रंग का विचलन सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा नारंगी का, फिर उससे ज़्यादा पीला का, फिर उससे ज़्यादा हरा का, फिर नीला का, फिर जामुनी का, सबसे ज़्यादा बैगनी का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विचलन के बारे में। किसके बारे में? विचलन के बारे में। लेकिन जब तरंग दैर्घ्य की बात आवे, किसका बात आवे? तरंग दैर्घ्य का, तो यह उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा लाल का हो जाता है और सबसे कम किसका हो जाता है? बैगनी का। विचलन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विचलन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का। विचलन सबसे कम लाल का, तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी का। अब हम लोग देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है।
किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायलेट। वायलेट मीन्स क्या होता है? बैगनी। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह 400 से 440 है। इसमें यूनिट नहीं लिखे हैं, यूनिट जो होगा नैनोमीटर होगा। सब किस में है? नैनोमीटर में। किस में है? नैनोमीटर में। यानी बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वह 400 से 440 नैनोमीटर होगा। क्या होगा? 400 से 440 नैनोमीटर। उसी तरह इंडिगो का 440 से 460 नैनोमीटर। ब्लू का यानी नीला का 460 से 500 नैनोमीटर। उसी तरह सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेड का। किसका होगा? रेड का 620 से 700 नैनोमीटर। तो हम लोग एक सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम से कम इतना याद रखेंगे। ऐसे तो याद सभी को रखना है, लेकिन ये दोनों नहीं भूलेंगे, लाल का और बैगनी का। तरंगदैर्घ्य का एक और मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। एक के ऊपर एक बिंदु दे देंगे, ये क्या कहलाता है? एंगस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगस्ट्रम। क्या कहलाता है? एंगस्ट्रम। यह किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ये एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इंद्रधनुष है। क्या है? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष का परिभाषा हम लोग देखते हैं। कह रहा वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। कहता है कि जब बारिश होता है, जब क्या होता है? बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद यदि धूप है, सूर्य चमक रहा है, तो हम लोग सूर्य की तरफ पीठ करके यानी उल्टा सूर्य की तरफ पीठ करके जब खड़ा होंगे और आसमान में देखेंगे तो एक अर्धवृत्ताकार जो है पट्टी बना होता है। एक अर्धवृत्ताकार क्या बना होता है? पट्टी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से ही बनता है। किससे बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। जैसे हम लोग देखें कि प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं, किसका वर्ण विक्षेपण होता है, यानी ये जो है अपने 7 रंगों में बट जाता है। उसी तरह वर्षा की जो बूंद होता है ना, जब बारिश होता है तो आसमान में बहुत सारे वर्षा की बूंद लटका हुआ होता है। कोई छोटा बूंद, कोई बड़ा बूंद, फिर छोटा बूंद, बड़ा बूंद, मतलब बहुत असंख्य बूंद क्या होता है? लटके रहता है। लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है, तो वर्षा की जो बूंद है वह प्रकाश के किरण को अपवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? अपवर्तन करता है। और अपवर्तन करके जो प्रकाश है उसके 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। और हम लोग को क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बनता है। हर बात समझ में? इंद्रधनुष का जो सबसे निचला पट्टी है वो किसका होता है? बैगनी का। और जो सबसे ऊपर पट्टी है वो किसका होता है? लाल का। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ वर्षा की बूंद है, ये गोल क्या है? वर्षा की बूंद। और ये प्रकाश की किरण आ रहा है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ा तो यह अपवर्तन होकर जो है ऊपर में रेड दिया और नीचे में क्या दिया? वायलेट दिया। कारण इसका क्या है? अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। बात समझ में आ रहा है? हम लोग समझ लिए कि इंद्रधनुष क्या होता है और इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। हर बात समझ में? हम लोग को आगे क्लास में जाएंगे तब इसके बारे में विशेष चर्चा होगा। क्लास 10th में बस इतना ही। हम लोग देखते हैं प्रकाश का परिकिरणन। क्या है? प्रकाश का परिकिरणन। कह रहे प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर फैला अथवा छितरा देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तैरते रहते हैं। जब प्रकाश उस कण पर पड़ता है तो वो कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसको चारों ओर क्या करता है? फैला देता है। बस इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। क्लियर है? प्रकाश का देखो यहाँ प्रकाश पड़ा है, प्रकाश का किरण एक छोटा सा यहाँ पर कण है। कण पर पड़ने के साथ कण क्या किया? प्रकाश को चारों तरफ क्या किया? फैला दिया। अब बाकी जो प्रकाश बचा हुआ सीधे निकल गया। हर बात समझ में? अब इसी पर है कोलाइड। क्या है? कोलाइड। कोलाइड क्या है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे निलंबन क्या है। निलंबन वह सबसे महीन कण है जिसे किसी विलयन में डालने पर पूरी तरह से नहीं घुलता है और वह तैरते रहता है। क्या होता है? तैरते रहता है। जैसे दूध
दूध में वसा के महीन महीन कण होते हैं। दूध में क्या होते हैं? वसा के महीन महीन कण होते हैं जो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। उसको शाम सुबह दोपहर जितना देर रख दो वह नीचे बैठने वाले नहीं है, पानी में वह घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग पानी में बालू को घोल दें, क्या कर दें? हम पानी में बालू को घोल दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या देखेंगे कि बालू का जो कण है वह नीचे पानी में बैठ गया और पानी ऊपर स्वच्छ एकदम दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा दूध में ऐसा होता है, वसा नीचे बैठ जाता है और दूध ऊपर होता है, ऐसा नहीं ना। इसी को हम लोग कहते हैं निलंबन। निलंबन वह महीन कण है जो किसी विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलता है, बस तैरते रहता है। हर बात समझ में? उसी को क्या कहते हैं? निलंबन। तो कोलाइड की परिभाषा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध में किसका कण होगा? वसा का कण होगा। धुआं में किसका कण होगा? राख का। कुहासा, धुंध, कुहासा में किसका कण होगा? छोटा छोटा पानी की बूंदे का। लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है, क्या होता है ना, पूरी तरह से घुलता हुआ तैरते रहता है। देखती होगी जब बहुत सारा कुहासा रहेगा, जब उसको तुम पार करेगी तो बाल, जो हम लोग का बाल है या आँख का जो केस है, उस पर महीन पानी का बूंद क्या हो जाता है? बैठ जाता है। इसका मतलब है कुहासा में क्या होता है? पानी के कण होते हैं, महीन पानी के क्या होते हैं? कण होते हैं। अब है टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइड भी समझे ना आप लोग? तो किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों पर यदि प्रकाश पड़ता है तो ये जो कण होते हैं प्रकाश को क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देता है? प्रकीर्णन कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस क्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अब कुछ जो है इंपोर्टेंट इस तरह से प्रश्न पूछता है, जैसे धुआं का जो रंग है वह हल्का नीला क्यों होता है? धुआं देखती होगी हल्का नीला होता है। आकाश देखती होगी तो जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है ना। सूर्योदय यानी सुबह, सूर्यास्त मतलब शाम। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखती होगी सूर्य जो है पूरा लाल दिखता है, खूनी लाल एकदम रक्ताभ दिखता है ना। तो ऐसा क्यों दिखता है? एक प्रश्न और क्या पूछता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? ये सब जो है वीवीआई प्रश्न है, तो एक हम लोग क्लियर करेंगे सबको। पहले देखते हैं धुआं का रंग जो है हल्का नीला क्यों होता है। धुआं में किसका कण होता है? राख का। किसका कण होता है? राख का। और कण जो होते हैं प्रकाश को प्रकीर्णन कर देता है, होता है ना। कण क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसमें प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए धुआं हमको हल्का नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे बड़े कण हैं, और बहुत सा छोटे बड़े कण हैं तो बहुत सा कण बहुत से प्रकाश के किरण को प्रकीर्णन करेंगे। एक जो कण अलग प्रकीर्णन कर रहा है वो अलग प्रकीर्णन कर रहा है, और सब प्रकीर्णन जब करेगा तो सब कौन सा रंग को सबसे ज्यादा फैलाएगा? बैगनी रंग को सबसे ज्यादा कौन सा रंग को फैलाएगा? पूरा एकदम वायुमंडल एकदम पूरा बैगनी रंग से भर जाएगा। इसलिए हम लोग को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। अब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ अर्थात लाल क्यों दिखता है। तो कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य जो है वह क्षितिज में रहता है, पैरेलल रहता है, और सूर्यास्त के समय भी क्या होता है? क्षितिज में होता है। इसलिए दूरी उसको ज़्यादा तय करना पड़ता है। जब ज़्यादा दूरी तय करेगा तो अधिक कणों से मिलेगा। वायुमंडल में तो भरा पड़ा एकदम कण है, तो प्रकाश जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा उतना ज़्यादा कण उससे मिलेंगे, और जितना ज़्यादा कण मिलेगा उतना ज़्यादा प्रकाश का परिकीर्णन होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का परिकीर्णन इतना हो जाता है, यानी बैगनी रंग का परिकीर्णन इतना हो जाता है कि बैगनी रंग पूरा पता नहीं चलता है कि किधर चल गया। शेष जो बचता है वह लाल रंग बचता है। शेष रंग में मुख्यतः कौन सा रंग बचता है? लाल रंग। मेन रूप से प्रकीर्णन के बाद जो रंग बचता है वो कौन सा कलर बचता है? लाल। इसीलिए हमको सूर्योदय यानी सुबह और शाम के समय सूर्य जो है लाल दिखता है। बात समझ में आया? क्लियर? एक प्रश्न पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों दिखाई देता है समझते हैं।
कह रहा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।